हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द टर्म ऑफ द कॉपरेशन, कोऑपरेटिव वर्ड कॉपरेशन से लिया गया है और कॉपरेशन की बात करें तो ये लैटिन वर्ड है जिसको कोपेराई वर्ड से यूज़ किया जाता है। को और ओपेराई वर्ड का कम्बिनेशन ही कॉपरेशन बनता है। को का मतलब होता है विद यानी साथ, और ओपेराई का मतलब होता है टू वर्क, साथ में काम करना। दोस्तों, कॉपरेशन का मतलब हुआ वर्किंग टुगेदर, मिलकर काम करना। जब लोग मिलकर काम करते हैं किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए और उसके तहत कोई सोसाइटी बनाई जाती है, उसको ही कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरह की वॉलंटरी एसोसिएशन है जहाँ पे लोग मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, म्यूचुअल हेल्प करते हैं, सपोर्ट देते हैं, और जो भी उस पुल का ग्रुप का मेंबर होता है उसकी सहायता करते हैं, उनको बेनिफिट देते हैं। आपने बहुत से प्रकार पढ़े हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रूप पढ़े हैं, जिसमें कि सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इनका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। लेकिन कोऑपरेटिव फॉर्म की बात करें, प्रारूप की बात करें, तो ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, स्वतंत्र रूप से लोगों के इंटरेस्ट के थ्रू बनाया जाता है, म्यूचुअल हेल्प करने के लिए बना होता है, दूसरों की हेल्प करने के लिए बना होता है। फिलॉसफी है कोऑपरेटिव सोसाइटी की कि ऑल फॉर ईच, सबके लिए एक है और एक सबके लिए मिलकर काम करेगा। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की फिलॉसफी के आधार पर ये वर्क करता है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द फीचर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट आता है वॉलंटरी एसोसिएशन। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के आधार पे लोग मिलकर काम करते हैं। सो उसको ही वॉलंटरी एसोसिएशन कहा जाता है कि स्वतंत्र रूप से लोग यहाँ पे आते हैं, स्वतंत्र रूप से इसको ज्वाइन करते हैं, किसी के फोर्सफुली इसको ज्वाइन नहीं करवाया जाता है। ओपन मेंबरशिप की बात करें तो कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन का, कलर का, कास्ट का व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है। इसमें किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। एंड नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो मिनिमम 10 मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। लेकिन जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वहाँ पे आपके मिनिमम मेंबर्स 50 होते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई टू मैक्सिमम नंबर। यहाँ पे आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैक्सिमम नंबर को स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कितनों की ज़रूरत पड़ती है। मिनिमम 10 होने चाहिए और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम जो है वो 50 होने चाहिए। अगर बहुत आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग अलग स्टेट में काम कर रही है तो उसमें आपके 50 मेंबर मिनिमम होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी की बात करें तो इंडिया की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत रजिस्टर करवाया जाता है और ये एक स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के तहत भी काम करती है। दूसरा, अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर है तो वहाँ पे एक्ट 2002 अप्लीकेबल होता है। और जब भी कोई सोसाइटी किसी एक्ट के तहत रजिस्टर होती है तो उसको बहुत से प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी जो है परपेचुअल सक्सेशन को एंजॉय करती है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है। एंड सेकेंड वन आता है इसमें कॉमन सील। कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपनी मुद्रा होती है जिसके आधार पे वो रजिस्टर कर सकती है, साइन कर सकती है। एंड इट कैन बी स्यू टू अदर कोर्ट ऑफ लॉ। कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी के ऊपर भी केस कर सकती है और इट कैन आल्सो एंटर विद द एग्रीमेंट। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्रीमेंट भी कर सकती है। ये प्रिविलेजेस तभी मिलेंगे अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर होगी। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर नहीं होगी तो इस तरह के प्रिविलेजेस उसको नहीं मिलेंगे। स्टेट काउंसिल की बात करें तो जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी स्टेट के तहत पे कंपल्सरी है रजिस्ट्रेशन। सो एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी कम अंडर द कंट्रोल एंड द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट। ये स्टेट के कंट्रोल में रहती है, स्टेट कंट्रोल करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। कैपिटल की बात करें तो जितने भी यहाँ पे मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो ही इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। और कंट्रीब्यूशन जो है दे डिपेंड टू वेरी या लिमिटेड होता है। ये वेरी करता रहता है व्यक्तियों के प्रारूप के ऊपर, यानी स्ट्रेंथ के ऊपर, कितना आपने वहाँ से कंट्रीब्यूट करना है। डेमोक्रेटिव सेटअप होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके थ्रू मैनेज होती है या इलेक्टिव मेंबर जो चूज़ किए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए, रन करने के लिए, उनके थ्रू ही इसको चलाया जाता है। सर्विस मोटिव। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का
सर्विस रहता है। आपने अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़े हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, तो इनका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो प्राइमरी मोटिव है वो सर्विस देना होता है। रिटर्न टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ जितने भी मेंबर्स कैपिटल लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनको रिटर्न में इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड या सरप्लस बोनस मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, जो भी आपका इक्वल शेयरिंग रेशो होती है, जिस रेशो के आधार पे आपको प्रॉफिट दिया जाता है, उस रेशो के आधार पे ही सरप्लस भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसको बोनस कहा जाता है। जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो सोसाइटी की वेलफेयर पर इन्वेस्ट किया जाता है। इक्वल वोटिंग राइट रहता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर होंगे उनको इक्वल वोटिंग राइट होगा, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं जिनका होल्डिंग शेयर है, स्टेटस है, उसके आधार पे वो वोट करते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत रजिस्टर होती है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब भी कोई सोसाइटी रजिस्टर होती है तो उसको अलग से ही सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट मिल जाता है, परपेचुअल सक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है, एग्रीमेंट करने का बेनिफिट मिल जाता है, एंड अनदर वन लिमिटेड रिटर्न ऑफ द कैपिटल। सो अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ इंडिया यहाँ पे जो मैक्सिमम 10% ही आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव सोसाइटी का बना रहता है। एंड एलिमिनेशन ऑफ द मिडल मैन। सो मेन ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कि जब भी कोई व्यक्ति डील करता है तो जितने भी मिडल मैन होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, उनको एलिमिनेट करता है। ये डायरेक्ट कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, मेंबर के साथ कम्युनिकेट करता है। अगर मेंबर को अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना है तो किसी तरह की मिडल मैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैश ट्रेडिंग की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वस्तुओं का सेलिंग एंड परचेजिंग कैश के आधार पे करती है, और कैश ट्रेडिंग डज नॉट इन्वॉल्व टू द बैड डेट्स एंड क्रेडिट कलेक्शन। तो जो भी कैश ट्रेडिंग है उसमें बैड डेट्स और क्रेडिट कलेक्शन एक्सपेंसेस को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, यानी उधार पे इसमें सेल नहीं किया जाता है। ऑडिट की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑडिट गवर्नमेंट के आधार पे किया जाता है, यानी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है ऑडिटर की, एंड सुपरवाइज करती है गवर्नमेंट, कंट्रोल भी गवर्नमेंट करती है। तो देन गवर्नमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ कंट्रोल के आधार पे ऑडिट करवाती है। प्रिंसिपल ऑफ द सेल्फ एंड म्यूचुअल हेल्प की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कॉमन इंटरेस्ट पर आपस में मिलकर काम करते हैं। सेल्फ हेल्प या म्यूचुअल ग्रुप के तहत इनमें काम किया जाता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि किसी व्यक्ति की डेथ हो रही है, इंसॉल्वेंट हो रहा है, अगर कोई भी मेंबर जिसकी डेथ होती है, इंसॉल्वेंट होता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इफेक्टेड नहीं होती है। नाउ द टाइप्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन कौन सी हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके नाम से ही क्लियर है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सोसाइटी कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए और कंज्यूमर को अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें प्रदान करने के लिए बनी होती है। एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव होता है मिडल मैन, यानी जो भी मध्यस्थ है, होलसेलर, रिटेलर, उनको एलिमिनेट करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर के लिए बनाई जाती है। यहाँ पे कंज्यूमर को अच्छी वस्तुएं, हाई क्वालिटी के वस्तुएं और अच्छे प्राइस, अच्छे दाम पे वस्तुएं देने के लिए बनी होती है। जो भी कंज्यूमर है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से वस्तुओं को यहाँ पे ले सकता है। अगर जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को किसी भी प्रकार का प्रॉफिट होता है तो जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनको रेशियो के आधार पे उस प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाता है। एंड ये जो सोसाइटी है वो कंज्यूमर की बनी होती है, यानी कंज्यूमर ही इस सोसाइटी को क्रिएट करता है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर बनाता है। ये सोसाइटी का मेन जो मोटिव रहता है वो रहता है स्मॉल प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने का। जो भी मार्केट में स्मॉल प्रोड्यूसर है उनको उनके अधिकार मिले, उनको सही मात्रा में रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, टूल प्रोवाइड किए जा सके। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव होता है टू प्रिक्वायरिंग टू इनपुट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, कि जो भी प्रोडक्शन के गुड्स एंड सर्विस है उनकी ट्रेडिंग में हेल्प करना, साथ में ही रॉ मटेरियल, टूल, इक्विपमेंट उनको प्रोवाइड करना, एंड प्रोडक्शन में अटेंशन क्रिएट करना। और जो छोटे मिडल मैन, छोटे उद्यमी होते हैं या स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं, उनके हित की रक्षा करना। सो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जितने भी मेंबर्स हैं
प्रोड्यूसर मेंबर हैं उनके लिए हेल्प करती है, उनके लिए रख रखाव करती है, उनके लिए वस्तुएं भी डिलीवर करती हैं और उनके बिहाफ पे सेल भी करती हैं। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी म्यूचुअल इंटरेस्ट पे काम करती है और द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस ऑफ गुड्स डिलीवर टू सेल ऑफ ईच मेंबर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर कोई भी बेनिफिट होते हैं तो जो भी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनमें इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक लोगों का समूह होता है एंड इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि आपको अपने वस्तु की मार्केटिंग करनी है, उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं जिसमें कि स्मॉल प्रोड्यूसर भी ज्वाइन कर सकते हैं और मार्केटिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जहाँ पे स्मॉल प्रोड्यूसर स्वतंत्र रूप से इसका मेंबर बन सकता है और बिना किसी डिफिकल्टी से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकता है। इसका मेन पर्पस होता है कि जो फेवरेबल मार्केट है वहाँ पे आप अपनी वस्तुओं को बेच सकें और आपको बेस्ट प्राइस आपकी वस्तुओं का मिले। द सेल द प्रोसीड द डिस्ट्रीब्यूट टू प्रोपोर्शन ऑफ द कंट्रीब्यूशन। जितनी भी सेल होगी और जितने सेल से जो भी प्रॉफिट होगा और वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मिडल मैन होते हैं जैसे होलसेलर रिटेलर उनको रिड्यूस किया जाता है, डायरेक्ट कंज्यूमर तक वस्तुओं को पहुंचाने की कोशिश इसमें की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मकसद होता है, मोटिव होता है जो भी मेंबर है उनको हाउसिंग फैसिलिटी देना। सो इट प्रोवाइड टू रेजिडेंशियल हाउसेस टू द मेंबर। जो भी मेंबर्स होंगे उनको रेजिडेंशियल हाउसेस प्रोवाइड करना। और हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी अर्बन एरिया में जनरली ये फॉर्म की जाती है, रूरल एरिया में आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। और इसका मेन मोटिव है रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मेंबर को प्रोवाइड करना एंड दे आल्सो टेक टू द परचेज एंड डेवलपमेंट ऑफ द लैंड। कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लैंड को भी परचेज करती है, उसको डेवलप भी करती है, फ्लैट भी बनाती है, हाउस भी बनाती है और जो भी इसके मेंबर होंगे वो उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है और अपने मेंबर को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पे बिल्डिंग बनाने का काम भी करती है। ये सोसाइटी जनरली बिग सिटीज में ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वहाँ पे इसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर के लिए बनी गई है। जो स्मॉल फार्मर है वो इसका बेनिफिट उठाते हैं क्योंकि स्मॉल फार्मर लार्ज फार्मर के साथ compete नहीं कर पाते हैं। सो दिस सोसाइटी फॉर्म बाय द स्मॉल फार्मर टू गेट द बेनिफिट ऑफ द लार्ज फार्मर। स्मॉल फार्मर लार्ज फार्मर से बेनिफिट ले सके इसलिए ये सोसाइटी बनाई गई है। और इस कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी में स्मॉल फार्मर ज्वाइन कर सकते हैं, मिलकर काम कर सकते हैं और एक दूसरे की लैंड पे कल्टीवेट भी कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमिक लार्ज स्केल फार्मिंग को बढ़ा सकते हैं, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं। और ये सोसाइटी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी इंडिया में क्योंकि हमारे मैक्सिमम यहाँ पे पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक्सेसिव सब डिवीज़न होने की वजह से और फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड की वजह से इस तरह की सोसाइटी की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। इस सोसाइटी को मॉडर्न टूल टेक्निक या इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी बताई जाती है, किस तरह से प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है वो भी इसमें हेल्प यहाँ पे रहती है। तो इस सोसाइटी में फार्मर यहाँ पे मेंबर होते हैं और फार्मर को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो उधार की आवश्यकताओं को पूरा करती है। किसी व्यक्ति को कोई नीड है उधार की तो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनी है। और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ये सोसाइटी आपको फाइनेंशियल हेल्प देती है और लोन भी प्रोवाइड करती है। एंड द फंड ऑफ दिस सोसाइटी कंसिस्ट शेयर्स कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स। और ये जो फंड है कितना आपको मिलेगा वो डिपेंड अपॉन द मेंबर कंट्रीब्यूशन क्योंकि मेंबर ही यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और जितनी कैपिटल होगी उतने ही आधार पे जो है वो आपको लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दिस फंड यूज टू गिविंग टू लोन। जितने भी मेंबर्स जितना भी फंड या कैपिटल सोसाइटी में डालते हैं उस फंड का यूज लोन देने के लिए किया जाता है। एंड द मेंबर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन टू द मनी लेंडर। इसका बेनिफिट तब होता है क्योंकि बाहर अगर आपको लोन लेना है तो आपको लार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जब अगर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर आप लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा
और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो सेविंग को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं सोसाइटी में, जिससे कि उसका अमाउंट सेव रहता है और उसको वहाँ पे प्रॉफिट भी जनरेट होता है। अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उसके आधार पे जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अमाउंट जो मेंबर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रिंसिपल की बात करें तो फर्स्ट वन आता है वॉलंटरी एसोसिएशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्वतंत्र रूप से कोई भी व्यक्ति इसको ज्वाइन कर सकता है, अडल्ट पर्सन होना चाहिए। ऑटोनॉमी की बात करें तो ये सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस है, ये खुद यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल रहता है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट करती है। लेकिन अगर आपको अंदर की व्यवस्था चलानी है तो सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिन्यूइंग, सेल्फ कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कैपिटल की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कैपिटल है वो मेंबर के थ्रू इन्वेस्ट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ द शेयर्स कैपिटल। एज द शेयर्स कैपिटल नॉट सफिशिएंट टू मीट द ऑपरेशनल कॉस्ट, देन आप गवर्नमेंट से भी बोरो कर सकते हैं फंड। अगर आपको लगता है कि मेंबर ने जितना भी कंट्रीब्यूट शेयर्स का किया है तो देन यू गो टू द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट से भी बोरो कर सकते हैं फंड। सर्विस मोटिव है, मैंने पहले ही डिस्कस किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव होता है सेल्फ हेल्प करना, सर्विस करना, एंड देन प्रॉफिट होता है। एंड डेमोक्रेटिव मैनेजमेंट रहती है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिव लाइन है, यहाँ स्वतंत्र रूप से लोग आते हैं, तो जो मैनेजमेंट कमेटी है वो अपने मेंबर्स को इलेक्ट करती हैं, चूज करती है कि कौन मैनेजमेंट करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी की। गवर्नमेंट कंट्रोल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के आधार पे काम करती है। स्टेटस ऑफ मेंबर्स की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ईच मेंबर वोट देने का अधिकारी होता है, जितने भी मेंबर्स हैं वो वोट दे सकते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लसेस की बात करें तो अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम होती है तो वो इनकम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होंगे। कैश ट्रेडिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैश के आधार पर ट्रेडिंग होती है, उधार के आधार पर ट्रेडिंग नहीं होती है। म्यूचुअल हेल्प की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स की हेल्प करती है, अपने मेंबर्स के लिए बेनिफिट देने की बात करती है। हर व्यक्ति एक के लिए काम करता है और एक व्यक्ति सबके लिए काम करेगा। तो इस फिलॉसफी के आधार पे जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है वो ये रहता है, जीके का क्वेश्चन, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कैश ट्रेडिंग करती है, ना कि उधार पे ट्रेडिंग करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 है और कोऑपरेटिव सोसाइटी में मल्टी स्टेज कोऑपरेटिव एक्ट 2002 एप्लीकेबल होता है। नाउ टू द मेरिट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन कौन सी मेरिट होती है। फर्स्ट वन आता है इसके एडवांटेजेस में, इजी टू फॉर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती है। लिमिटेड लायबिलिटी है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जब रजिस्टर हो जाती है कोऑपरेटिव एक्ट में तो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है और यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड बन जाती है। ओपन मेंबरशिप है, कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन कास्ट जेंडर के आधार पे नहीं होती है। स्टेट असिस्टेंस, यानी कि आपको राज्य सरकार जो है यहाँ पे हेल्प करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करती है, आपको लोन सब्सिडीज प्रोवाइड करती है अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंड की ज़रूरत होती है। स्टेबल लाइफ है, क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन है, किसी के भी व्यक्ति की डेथ होने पे, इंसॉल्वेंसी होने पे कोऑपरेटिव सोसाइटी इफेक्ट नहीं होती है। टैक्स कंसेशंस है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जब रिटर्न फाइल करती है तो यहाँ पे टैक्स में उनको बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो मैनेज की जाती है डिफरेंट मेंबर जो इलेक्टिव मेंबर्स हैं उनके थ्रू, और गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन इस पे एप्लीकेबल्स होते हैं। इकोनॉमिक ऑपरेशन, बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम हो जाते हैं, जैसे कि मिडल मैन के एक्सपेंसेस, क्योंकि ये मिडल मैन को एलिमिनेट करता है तो उनके एक्सपेंसेस कम होते हैं, जिसकी मात्रा में उनको सेविंग होती है, बचत होती है। स्टेट पैट्रोनेज, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के आधार पे काम करती है और गवर्नमेंट भी उसको विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती है सक्सेस करने के लिए। सोशल बेनिफिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी सोशल बेनिफिट के लिए काम करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मॉरल वैल्यूज, गवर्नमेंट सर्विस, सेल्फ हेल्प या फिर अदर बेनिफिट जो आम मेंबर्स को दिए जा सकें उसके आधार पे काम करती है। स्कोप ऑफ द इंटरनल फाइनेंसिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो फाइनेंस की ज़रूरत है या रिक्वायरमेंट है वो उसके मेंबर्स से पूरी हो जाती है। मेंबर्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं तो उन पे अच्छी मात्रा में उनके पास फंड होता है।
लो प्राइस की बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलने वाले जो जितने भी गुड्स एंड सर्विस है वो लो कॉस्ट पे मिलती हैं, या कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू जो भी सेलिंग परचेजिंग होती है वो लो प्राइस पे होती है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की सेविंग एक मेंबर से दूसरे मेंबर्स में भी मोबिलाइज्ड होती रहती है। ये सेविंग को बढ़ावा देता है, सेविंग की हैबिट को इंक्रीज करता है, क्योंकि जब मेंबर्स यहाँ पे फाइनेंस कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी सेविंग ही उससे बढ़ेगी। रिमूव टू द डिफेक्ट ऑफ द कैपिटलिज्म। सो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कैपिटलिज्म के डिफेक्ट को रिमूव करती है, मोनोपोली को कम करती है, एंड मार्केट हैकिंग को कम करती है, एक्सप्लॉयटेशन को कम करती है। जैसे कस्टमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये अपने हित के लिए काम करती है, अपने हित की रक्षा करती है, तो दूसरों को एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे कम होती है। एंड कैश ट्रेडिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैश में ही काम करती है, उधार पे बैड डेट्स पे काम नहीं करती है। गवर्नमेंट सपोर्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट का सपोर्ट बना रहता है, चाहे वो मॉरल वैल्यूज की बात करें, सोशल या एजुकेशनल वैल्यू की बात करें, उसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसमें भी योगदान देती है। एग्रीकल्चर प्रोग्रेस में कोऑपरेटिव सोसाइटी बेनिफिटेड रहती है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती है। गवर्नमेंट और एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर में काफ़ी सपोर्ट करती है, काफ़ी बेनिफिट देने की कोशिश करती है, चाहे वो हाई इल्ड वैरायटी सीड्स हो, अच्छी गुणवत्ता वाले सीड्स हो, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी हो, वो सबके ऊपर ध्यान में रखकर काम करती है। तो जो भी ये फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है और अपने काम को अच्छे से बढ़ाती है। एनकरेज टू द थ्रिफ्ट, सो कोऑपरेटिव सोसाइटी सेविंग को बढ़ावा करती है, मतलब जो सेविंग है आम मेंबर्स की उसको इंक्रीज करती हैं। एंड दे प्रोवाइड टू लोन ओनली द प्रोडक्टिव पर्पस एंड द नॉट टू द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर लोन भी प्रोवाइड कर रही है किसी मेंबर्स को तो वो सही काम के लिए लोन का यूज किया जा रहा है, ना कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट आता है इसके डीमेरिट। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ डीमेरिट भी हैं, जैसे कि लिमिटेड कैपिटल है, क्योंकि जो भी कैपिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगती है वो सिर्फ मेंबर्स की लगती है। जितने मेंबर्स होंगे आपकी सोसाइटी के उसके आधार पे ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, तो ये लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहती है इसमें। लैक ऑफ द मैनेजरियल एक्सपर्टीज, मैनेजरियल एक्सपर्टीज की कमी तब होती है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जितने भी मेंबर्स होंगे वो स्किलफुल होंगे। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हो और आपके मेंबर्स अगर स्किलफुल नहीं हैं तो ये एक ड्रॉबैक है। लेस मोटिवेशंस, बहुत कम कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी रजिस्टर्ड है, काम करती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो मेंबर्स बन जाते हैं लेकिन वो अपना इंटरेस्ट उसमें शो नहीं करते हैं। करप्शन, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी है जिनका पर्पस कुछ और होता है लेकिन वो काम कुछ और करते हैं, तो करप्शन को बढ़ावा देती है। स्टेट कंट्रोल, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्टेट कंट्रोल की बात करें तो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल ज़्यादा रहती है, ओवरबर्डन यहाँ पे व्यक्ति फील करता है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करती है, जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटी है उसमें काफ़ी ड्रॉबैक पाए जाते हैं। अब्सेंस ऑफ द बिजनेस सिक्रेसी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर मेंबर्स ज़्यादा हैं तो सिक्रेसी मेंटेन नहीं होती है, बातें जो होती है वो लीक हो जाती है, पता लग जाती है, तो सिक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती है। लैक ऑफ द मोटिवेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मोटिवेशन की कमी होती है क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट को अच्छे रिवॉर्ड नहीं मिल पाते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है। एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस भी कम होता है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर अभी भी पब्लिक जो है वो फेथ या कॉन्फिडेंट नहीं होती है और बहुत लोग कम मेंबर्स बन पाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। एंड इकोनॉमिक ऑफ स्केल, कोऑपरेटिव सोसाइटी लार्ज मात्रा में काम नहीं करती है, यहाँ पे फाइनेंशियल, मैनेजरियल और टेक्निकल रिसोर्सेज की अभी भी कमी है। जिस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी काम करती है उस लार्ज मात्रा में ये काम नहीं कर पाती है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मेंबर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 मेंबर्स और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 50 मेंबर होते हैं, तो यहाँ मेंबर्स की कमी होती है। गवर्नमेंट इंटरफियर ज़्यादा रहता है, जितने भी मेंबर्स हैं उनका आपस में कन्फ्लिक्ट रहता है एंड ये लार्ज मात्रा पे काम नहीं कर पाती है, तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक हैं। नेक्स्ट आता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस रहते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 एप्लीकेबल है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें
कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, तो यहाँ पे 1925 मैंने लिखा है बाय मिस्टेक। एंड द जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अकॉर्डिंग द मेंबरशिप की बात करें तो दिस प्राइवेट में 2 मिनिमम मेंबर्स एंड द गवर्नमेंट सेक्टर में 7 मिनिमम मेंबर्स चाहिए होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। And the joint stock company में control can be done by the board of directors, and cooperative society में the control can be done by the elected members. joint stock company के operations area, there is the large operations area because ये बहुत एरिया के आधार पे, वाइड एरिया के आधार पे काम करती हैं। एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो एरिया रहता है वो स्मॉल यानी कि मीडियम रहता है, बिकॉज दे आर नॉट वर्क इन द नेशनल एंड द इंटरनेशनल लेवल। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में प्रॉफिट एज द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड एंड द इंटरेस्ट के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी प्रॉफिट होगा वो मेंबर्स के, जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं हम इजीली, जबकि जो मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो द मेंबर्स कैन ट्रांसफर हिज शेयर्स टू हिज नॉमिनी, जो भी नॉमिनी होगा उनका सिर्फ उसी को ही वो शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैपिटल फॉर्मेशन इशू टू शेयर्स एंड डिवेंचर के आधार पे की जाती है। कंपनी में जो भी ऑनरशिप है वो शेयर्स के आधार पे डिसाइड की जाती हैं। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं है दे डिपेंड अपॉन द लार्ज कैपिटल स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे स्मॉल स्केल के आधार पे इसको बना सकते हैं, यानी कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत नहीं होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए जितना भी कैपिटल स्ट्रक्चर है वो लार्ज स्केल के आधार पे या लार्ज मात्रा के आधार पे बनाया जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में वोटिंग राइट की बात करें तो कंपनी द राइट टू वोट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द शेयर्स, आपने कितने शेयर्स लिए हैं शेयर होल्डर ने उसके आधार पे वोट डिसाइड किया जाता है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप मेंबर्स हो तो मेंबर को यहाँ पे वोट करने का अधिकार होता है, एक मेंबर्स एक वोट कर सकता है। एंड कंपनी की बात करें परचेज ऑफ शेयर्स में तो कंपनी देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू प्लेस ऑन द नंबर ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स, लेकिन मेंबर ऑफ सोसाइटी की बात करें तो 1/5 से ज़्यादा कोई भी शेयर कैपिटल को यहाँ पे एक्वायर नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति के पास जो शेयर्स कैपिटल रहेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो 1/5 रहेगी। ऑनरशिप ऑफ कंट्रोल की बात करें तो पब्लिक कंपनी को जो भी पब्लिक कंपनी है द पब्लिक कंपनी ऑनरशिप एंड कंट्रोल आर सेपरेट, यहाँ पे जो कंट्रोल है या वर्किंग अफेयर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू चलाए जाते हैं, रियल ऑनर के थ्रू चलाए जाते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो सोसाइटी के मेंबर है वो इलेक्ट करते हैं और उस इलेक्टिंग हैंड के थ्रू ही इस पे वर्किंग की जाती है। प्रिविलेजेस की बात करें कंपनी के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत से प्रिविलेजेस हैं, चाहे वो फीस एग्जम्पशंस की बात करें, स्टैंप ड्यूटी की बात करें, टैक्स एग्जम्पशंस हो, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो काफ़ी एग्जम्पशंस कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलते हैं। डिसोल्यूशन या बाइंडिंग अप की बात करें तो कंपनी के लिए लीगल फॉर्मेलिटी बाइंडिंग अप के लिए करनी पड़ती है, लेकिन जब कोऑपरेटिव सोसाइटी विद इन द शॉर्ट टाइम ही बाइंड अप हो जाती है। ऑडिट कंपनी को करवाना ज़रूरी है और कंपनी में क्वालिफाइड ऑडिटर सीए के तहत ऑडिट होता है, लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका ऑडिट एवरी ईयर होता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी ये रजिस्ट्रार को ये लिख के देती है और वहाँ से ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंट होता है, जबकि कंपनी में ऑडिटर कंपनी की मीटिंग में, जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है। लाइबिलिटी की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड रहती है एंड करप्शन के केसेस में वो लाइबिलिटी एक्सटेंड भी हो जाती हैं, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाइबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड होती है और वो लिमिटेड ही बनी रहती है। वॉरिंग पावर की बात करें तो कंपनी कैन बोरो वॉरिंग पावर डिपेंड अपॉन द रूल अंडर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, जितने भी मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में लिखा होगा उसके आधार पे वो बोरो कर सकती हैं, लेकिन इट कैन बोरो मनी फ्रॉम द नॉन मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉन मेंबर से भी जो पैसा बोरो कर सकती है और रूल रेगुलेशन जो भी सोसाइटी के हैं वो उसमें एप्लीकेबल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज टू बी कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप में क्या अंतर होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जो लोग मिलकर काम करते हैं किसी पर्पस को पूरा करने के लिए, जबकि पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति कोई पार्टिकुलर बिजनेस करते हैं और इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्राइमरी जो गोल है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है।
कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 मेंबर, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है, जबकि पार्टनरशिप में मिनिमम आपके 2 पर्सन होते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे 50 रहते हैं। कंपनी एक्ट के तहत जो है वो 100 है अभी। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, जबकि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, बट इट इज आल्सो कंपल्सरी इन द महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र में अगर आपको पार्टनरशिप फर्म खोलनी है तो वहाँ कंपल्सरी है। लाइबिलिटी की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड रहती है, जबकि पार्टनरशिप की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। सिक्रेसी की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में सिक्रेसी मेंटेन नहीं होती है, जबकि पार्टनरशिप में थोड़ी सिक्रेसी बनी रहती है। मैनेजमेंट की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी होती है, जो कमेटी के तहत ही व्यक्ति मैनेज करता है काम को, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर होंगे वो सब के सब मिलकर काम करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्टेबिलिटी इफेक्ट नहीं होती है, किसी भी व्यक्ति की डेथ होने पे, इंसॉल्वेंसी होने पे कोऑपरेटिव सोसाइटी चली रहती है, जबकि पार्टनरशिप की बात करें तो व्यक्ति के या पार्टनर की डेथ होने पे, इंसॉल्वेंट होने पे फर्म इफेक्ट होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा होता है, जबकि पार्टनरशिप में थोड़ा गवर्नमेंट कंट्रोल मिनिमम होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 एप्लीकेबल है और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 एप्लीकेबल है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव सर्विस देना है, जबकि पार्टनरशिप का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। लीगल स्टेटस की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस को एंजॉय करती है, एंड पार्टनरशिप में कोई इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस नहीं होता है। पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो इंडिपेंडेंट अलग से कोई काम नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करें तो मेंबर्स यहाँ पे अपने शेयर्स को नॉमिनी को कोऑपरेटिव सोसाइटी में ट्रांसफर कर सकता है, जबकि पार्टनरशिप में विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर कोई भी अपने शेयर्स को दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो ये था डिफरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप का।